छात्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे वर्ब और टेंसेस के बारे में। जी हाँ, काफ़ी पेचीदा टॉपिक है थोड़ा सा अपन सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे, तब जाकर के ये चीज़ें वहाँ पर हमारी क्लियर हो पाएंगी। तो आइए चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए टॉपिक के बारे में। जी हाँ, यहाँ से आ जाइए। वर्ब और टेंसेस होते क्या हैं? सबसे पहले तो यही बात करनी है कि हमारे वर्ब और टेंसेस होते क्या हैं। तो देखिएगा, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी एक ऐसी वर्ब जो एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसी वर्ब का शब्द है जो कि स्टेट अवस्था बता देता है किसी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में। यानी कार्य के करने या होने का जो बोध कराता है, उसे यहाँ पर हमें वर्ब या टेंसेस का नाम दे देते हैं। बस यही चीजें हैं। यहाँ तक आप ये चीजें भी समझ गए तो क्या कर लोगे? तो सीधी सी बात यही है, जहां पर अपन को टॉपिक को समझना होता है उसी दिशा में अपन टॉपिक को समझे। ठीक है, तो वर्ब और टेंसेस के बारे में अभी आएगा, वहां पर मैं समझा दूंगा कैसे क्या होगी। देखो, सबसे पहले वर्ब्स की बात होगी, इसके बाद आपके टेंसेस की बात होगी। ठीक है, टेंसेस आपके 12 हैं, इनको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, और वर्ब आपकी दो प्रकार से चलते हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब चलती है और एक आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब चलती है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी होती क्या है। तो सबसे पहले अपन वर्ब के बारे में जानेंगे, उसके बाद में अपन टेंसेस के बारे में, फिर ऐसे करके हमारे यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है फाइनाइट वर्ब और यहाँ पर है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये कैसी वर्ब है? ये वर्ब दैट शो कंकॉर्ड और एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट एंड टेंस। ये क्या करती है कि ये किसी ना किसी वर्ब के साथ में अपना सब्जेक्ट लेती ही लेती है। यानी यानी कोई यह वर्ब यहाँ पर है तो इससे पहले जरूर इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर कोई ना कोई इसका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉन फाइनाइट में सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पर द वर्ब दैट डू नॉट शो कंकॉर्ड, यानी वह अपने साथ में कोई भी एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं बिठाती है, या अकेले भी प्रयुक्त हो सकती है। यानी ये कभी लेती ही नहीं है। यहाँ पर जब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, तो समझ जाना कि वो एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब अपने साथ में हमेशा सब्जेक्ट जरूर लेती है, ये बात क्लियर करनी है। The verbs that are restricted limited to the subject and tense, ये restricted रहते हैं, यानी लिमिटेड रहते हैं, पाबंद रहते हैं एक सब्जेक्ट के प्रति। सब्जेक्ट होगा तो भी वहां पर वर्ब आना जरूरी होगा, ऐसा इसलिए यहाँ पर कहा गया है। जनरली दे आर मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। इन्हीं को क्या कह दिया जाता है? मेन वर्ब कह दिया जाता है और इन्हीं को लेक्सिकल वर्ब कह दिया जाता है। दे डिनोट, ये किस किस को शो करते हैं? एक्शन को शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं, स्टेट ऑफ एजेंट परफॉर्म बाय सब्जेक्ट डोर एजेंट। सब्जेक्ट बोल दो, डोर बोल दो, एजेंट बोल दो, बात एक ही है साहब। ठीक है, तो स्टेट ऑफ एजेंट परफॉर्म बाय सब्जेक्ट डोर और एजेंट के बारे में बताते हैं। इसके बाद आती है यहाँ पर तीन चीजों को, एक्शन को शो करते हैं, अपने पोजीशन को शो करते हैं और किसी स्टेट यानी किसी अवस्था बता देते हैं। जैसे मैं एक क्या हूँ? टीचर हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा आई एम ए टीचर, अब ये मेरा क्या बता रहे हैं? ये मेरा क्या बता रहे हैं साहब? ये मेरा स्टेट बता रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, और ये मेरा पोजीशन बता रहे हैं। तो ये जो पोजीशन, ये तो पोजीशन वाली वर्ब हो गई, ये अब वहाँ पर स्टेट वाली वर्ब हो गई। और जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग ऐसे लिख दिया मैंने, आई एम टीचिंग नाउ। तो जैसे अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया? इस एक्शन। तो ये फाइनाइट वर्ब क्या करती हैं? अपने एक्शन को शो करती हैं, अपने पोजीशन को शो करती हैं और अपने स्टेट को शो कर देती हैं, तब जाकर वो एक फाइनाइट वर्ब बनती है। और फाइनाइट वर्ब अपने साथ में हमेशा हमेशा क्या लेती है साहब? सब्जेक्ट लेती है। तो ये आई, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ना बोलो तो डोर बोल दो, डोर ना बोलो तो आप एजेंट बोल सकते हो। बताओ, कीजिए यहाँ पर क्लियर। जी, और देखिएगा, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या करती है? अपने साथ में सब्जेक्ट नहीं लेती है। द वर्ब दैट आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के प्रति
वहां पर स्वतंत्र नहीं रहते, ये अपनी स्वतंत्र रहती हैं, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी ये इनका यूज किया जा सकता है सेंटेंस के बीच में, शुरुआत में, कैसे भी। जनरली दे आर परफॉर्म द एक्शन ऑफ नाउन, और ये किसको, नाउन को, ठीक है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। यदि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप ले लेती है वहां पर, और आपके जिरंड का रूप ले लेती हैं, ठीक है, तो ऐसे ये बन जाती है वहां पर। तो परफॉर्म करती है एक एक्शन ऑफ नाउन की वजह से, एडजेक्टिव और एडवर्ब की वजह से। और आ जाइए आगे। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, यहाँ पर सी लाइक्स कॉलिंग मी रामू, दे लाइक कॉलिंग मी रामू, शी लाइक कॉलिंग मी रामू। तो ये जो लाइक्स यहाँ पर जो बना है, ये जो जितने लाइक्स यहाँ पर बने हैं, ये क्या है, ये आपके फाइनाइट वर्ब के प्रयोग है। इसके प्रयोग है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि फाइनाइट वर्ब ने अभी यही कहा है कि मुझे तो मेरे साथ में हमेशा हमेशा क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये कॉलिंग आ रहा है, देखो कॉल प्लस वर्ब की आईएनजी बन रहा है, तो नाउन, तो एक्शन ऑफ नाउन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर एक्शन ऑफ नाउन का प्रयोग है, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये कॉलिंग है, अब ये कॉलिंग क्या है, यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट का काम करिए, क्या काम करिए साहब, नॉन फाइनाइट का काम है, कर रही है। तो नॉन फाइनाइट अपने पास में कभी भी, अपने साथ में कभी भी सब्जेक्ट नहीं लेती है, चाहे कितनी ही बार मैं बोल दूं, बात वही आएगी कि नॉन फाइनाइट अपने साथ में कभी भी है जो सब्जेक्ट नहीं लेती है, ठीक है। आगे आ जाइए और देखिए, ही डज नथिंग एक्सेप्ट स्लीप, they do not nothing except sleep, he did nothing except sleep। तो यहाँ पर ये जो डू डज ये आ रहे हैं, यहाँ पर डू डिड डिड, यहाँ पर डू डज और डिड, ये तो आ रहे हैं, ये तो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर है फाइनाइट वर्ब हो रहे हैं, इस रूप में आ रहे हैं फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर जो ये स्लीप आ रहा है, यहाँ पर जो ये स्लीप आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। बोलो ये बात आ गई कि समझ में। और ये कैसे आ रहे हैं नॉन फाइनाइट, ये बेर इन्फिनेटिव के रूप में आ रहे हैं, इस रूप में आ रहे हैं, मैं समझाऊंगा आगे बेर इन्फिनेटिव क्या होता है, सब बातें अपन करेंगे यहाँ पर। तो बेर इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। बेर इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि वहां पर टू नहीं दिया होता है, एक तो टू प्लस इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आ जाए तो वहां पर वो टू प्लस इन्फिनेटिव बोला जाता है। ऐसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने लिख दिया टू गो, और मैंने लिख दिया टू टैग, ऐसे जो वर्ब आते हैं इनको वहां पर क्या बोल दिया जाता है, टू प्लस इन्फिनिटी वर्ब कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये टू नहीं लगा हुआ है इसमें स्लिप के पहले, तो स्लिप के पहले टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये बेर इन्फिनेटिव है, यानी जहां पर टू नहीं लगेगा तो इनको क्या बोल दिया जाता है, बेर इन्फिनेटिव, यानी ये विदाउट टू के साथ यूज होते हैं, यहाँ पर टू का होना जरूरी नहीं है। तो समझ गए होंगे अब यहाँ पर, जी हाँ। और देखिए, और देखिए बिल्कुल सीधी भाषा में अब समझ लो आराम से, जो लिखावट है, ठीक है, तो उसके अनुसार भी आप समझ सकते हो आराम से। यदि सेंटेंस में केवल एक वर्ब या एक वर्ब समूह आए तो वह हमेशा फाइनाइट वर्ब कही जाएगी, क्या कही जाएगी, फाइनाइट वर्ब। और या उसको फाइनाइट वर्ब समूह है कह दिया जाएगा, जो सेंटेंस के लिए क्या रहती है, कंपल्सरी रहती है, अनिवार्य रहती है, ऑब्लिगेटरी रहती है, ठीक है। और देखिए किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी, इसलिए ये ऑप्शनल वर्ब होती है, इसलिए क्या होते हैं, ऑप्शनल वर्ब होती हैं। और देखिए जैसे यू हैड बेटर स्टे विथ मी, और यहाँ पर ये क्या है, यू हैड बेटर बेटर यू स्टेड। तो यहाँ पर जो ये हेड आया, यहाँ पर ये तो क्या है, फाइनाइट है, ये तो क्या है, फाइनाइट। लेकिन ये स्टे यहाँ पर क्या है, नॉन फाइनाइट है। क्यों है नॉन फाइनाइट, क्योंकि नॉन फाइनाइट अपने साथ में कभी भी है जो सब्जेक्ट नहीं लेते। अब आप ये कहोगे सर यू है ना, अरे यू तो किसका है, इसे हेड का फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर देखिए यू हैड, और यहाँ पर क्या है, यू स्टेड। अब ये बिल्कुल क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। अब ये दोनों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं, और जब दोनों अपने अपने सब्जेक्ट ले लें साथ में तो समझ जाइएगा वहां पर दोनों फाइनाइट वर्ब आपकी कहलाएंगी। तो यहाँ पर स्टे आया, इससे पहले कोई सब्जेक्ट है तो बता दो, सब्जेक्ट यदि होगा, यदि एग्रीमेंट यदि होगा दोनों का, तो वहां पर क्या होगा, वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगी।
और यदि वहां पर एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं होगा, एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो वहां पर वह नॉन फाइनाइट का रूप ले लेती है। बस यही बात मुझे आपको समझानी है। चलिए आगे, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के प्रकार देख लेते हैं अपन, ठीक है, फिर इसके बाद में नॉन फाइनाइट के देखेंगे। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव अपने साथ में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो यहाँ पर इसको क्या बोला गया, सकर्मक, दैट टेक ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा, यानी इसको टीवी वर्ब शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है, टीवी वर्ब बोल दिया जाता है। तो ये टीवी वर्ब, अब जैसे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं लिखूं कुक, मैंने क्या लिखा, कुक, क्या ये टीवी वर्ब है? बिल्कुल है। आई कुक फूड, मैं से बोल दूं आई कुक फूड, तो बताइए यहाँ पर एक्शन हुआ और एक्शन के साथ में कैसी वर्ब हुई, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने पास में हमेशा हमेशा क्या लेकर आती है, ऑब्जेक्ट साथ में जरूर लाती है। उसी को अपन क्या कह देते हैं, सकर्मक क्रिया हिंदी में कह देते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है अकर्मक, यानी दे दैट डोंट टेक ऑब्जेक्ट, यानी वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। तो अब टाइप्स ऑफ टीवी की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ टीवी में देखिए 3 प्रकार की होती है। ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो, डाई, कॉम्प्लेक्स। दोबारा सुनना, मोनो, डाई, कॉम्प्लेक्स, 3 प्रकार की होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब जब ट्रांजिटिव वर्ब यानी मोनो आप किसको कहेंगे, जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट आता हो। आपने देखा होगा कि सेंटेंस में कई बार 2 बार ऑब्जेक्ट आ जाता है, कई बार कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो होंगे, और कई बार एक बार ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उनको किस नाम से अपन जाने। तो यहाँ पर मोनो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेगा, और डाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि ये डाई का मतलब 2, तो 2 ऑब्जेक्ट साथ में लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ में उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा द विलेजर, मैंने क्या लिखा, द विलेजर, मुझे एक बार लिखने दो फिर मैं हटूंगा साइड में। द विलेजर इलेक्टेड, द विलेजर इलेक्टेड मोहन, मोहन, मोहन को क्या बना दिया, सरपंच। अरे मोहन को क्या क्या चुना है, सरपंच के रूप में चुना है। तो गांव वालों ने जब मोहन को सरपंच के रूप में सुना, तो ये तो मोहन तो क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये मोहन को चुना है सरपंच, किसको चुना है, मोहन को। तो इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ये इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिख रहा होगा आपको यहाँ से। तो इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कौन है, सरपंच। सरपंच यहाँ पर खुद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसका कभी पेशी हुए नहीं बनाया जा सकता, ठीक है जी हाँ। और देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं अपन। मोहन किल्ड एलोयन, तो मोहन किल्ड एलोयन, कितने ऑब्जेक्ट है, एक। तो इसका मतलब ये क्या हो, कौन सी वर्ब हो गई, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई साहब। और देखिए, ही बोट हिज सन टॉय, तो हिज सन एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, एक टॉय ऑब्जेक्ट है, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गए। अब जब 2 ऑब्जेक्ट आ गए तो उनको क्या बोलेंगे, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है। और देखिए, आई फाउंड हिम बिजी, आई फाउंड हिम तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये बिजी इसका क्या हो गया है, कॉम्प्लीमेंट हो गया है, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जब होगा तो वहां पर इसका कभी भी पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि केवल ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है ये। कौन बिजी हुआ, हिम, यानी उसने क्या पाया कि वह क्या है, बिजी है। बिजी कौन है, हिम है, आई नहीं है, क्योंकि आई तो इस पर जोर डाल रहा है, आई फाउंड हिम बिजी, मैंने उसको क्या पाया, बिजी पाया। और देखिएगा सर, टाइप्स ऑफ आईटीवी, टाइप्स ऑफ किसकी बात करेंगे, आईटीवी की बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइबर, ठीक है, और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई जानकारियां यथा समय से पहले आपको मिल सके। जी हाँ साथियों, और देखिएगा, वर्ड्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, तो यहाँ पर वर्ब ऑफ कंप्लीट, एक तो वर्ब का कंप्लीट प्रेडिकेशन देगा, एक वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन देगा। जैसे ही बिकम ए सन्यासी, ही बिकम ए सन्यासी,
तो यहाँ पर ये क्या है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे बिकम, यहाँ से यदि मैं इसको इरेज कर दूं सन्यासी को और मैं केवल इतना ही लिखूं ही बिकेम, सेंटेंस तो बन रहा है, सेंटेंस का निर्माण तो हो रहा है, बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाया, ही बिकेम लगाया कि वह बन गया, वह हो गया, वह बन गया, वह सन्यासी बन गया या वह सन्यासी हो गया। अब मैं सन्यासी को जैसे हटा दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी यहाँ तक ई बिकेम तक पढ़ूं तो यहाँ से मुझे कोई अर्थ नहीं आ रहा है। जब कोई अर्थ नहीं आएगा तो वह क्या कहलाएगी, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाएगी। और देखिएगा, सी क्राइड लाउडली, सी क्राइड लाउडली। अब मैंने यहाँ पर इस लाउडली को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इरेज कर दिया, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सी क्राइड लाउडली। अब मैंने केवल इतना ही लिखा, सी क्राइड, वह चिल्लाया। देखो एक तो वह जोर से चिल्लाया और एक वह कैसे चिल्लाया, वह चिल्लाया, तो अर्थ तो दोनों के निकल रहे हैं, वह चिल्लाया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, देखो चिल्लाने की आवाज एक सुर में सुनाई देगी। आप लाउडली भी लिखोगे तो भी बात सही है, नहीं भी लिखोगे तो आवाज तो उतनी रहनी है, तो अर्थ वहां पर सेम रह रहा है। ही क्राइड, बिल्कुल अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, तो इसका क्या है, कंप्लीट प्रेडिकेशन, यानी इसका कंप्लीट अर्थ यहाँ पर निकलता नजर आ रहा है। जी हाँ, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो मैं यहाँ पर केवल इस रन्स तक लगाऊं और केवल यहाँ तक हटा दूं, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ते हैं, और मैं यहाँ पर केवल इतना सा बोलूं, ही रन्स, वह दौड़ते हैं, तो दौड़ तो रहे हैं ना, यानी अर्थ तो उसका, हाँ तेज दौड़ रहे हैं ये अलग, हमने एम्पेटिक बना दिया इसको, ये अलग बात है, बट यहाँ पर ही रन्स केवल इतना लिखा गया तो वहां पर वह तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ता है इसका मतलब। तो तेज दौड़ना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वेरी फास्ट आने की से ही इसका कंप्लीट प्रेडिकेशन बने, यानी ही रन्स तक भी यदि आप दे देंगे तो वहां पर इसका क्या बन जाएगा, कंप्लीट प्रेडिकेशन बन जाएगा। रूल क्या है, जब वर्ब आईटीवी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो तो वह लिंकिंग वर्ब होती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि वह अपने पास में या तो कुछ ना कुछ है जो कॉम्प्लीमेंट जरूर लेगी। और यहाँ पर इस लिंकिंग वर्ब को ही कोपुलर वर्ब या इंटेंसिव वर्ब कहा जाता है। ये लिंकिंग वर्ब होती है, इसी को हमारी ग्रामर के आधार पर इसको कोपुलर वर्ब कह दिया जाता है और इसी को इंटेंसिव वर्ब भी कह दिया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं, इसको अच्छे से देख लेना। और देखिएगा, लिंकिंग वर्ब दो प्रकार से चलती है, एक तो करंट लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट की स्थिति बताए, करंट लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट की क्या बनाए, स्थिति बनाए। दे अपीयर अनहैप्पी, दे अपीयर अनहैप्पी, तो ये क्या है, करंट लिंकिंग वर्ब है। और देखिए रिजल्ट लिंकिंग वर्ब क्या है, जो किसी चेंज को बताए, जो किसी चेंज को बताए। जैसे एग्जांपल क्या है, द मिल्क टर्न्ड श्योर, यानी दूध यहाँ पर है, ये जो मिल्क है वो किस में बदल गया, श्योर में बदल गया। तो बताइए ये क्या है, रिजल्ट हुआ क्या, अरे दूध से दूसरा पदार्थ चेंज हुआ है, तो वहां पर क्या हो गया है, ये क्या हो गया है बताइए, ये रिजल्ट लिंकिंग वर्ब है। जो परिणाम पर निर्भर करते हैं ऐसे उनको रिजल्ट लिंकिंग वर्ब कह दिया जाता है। और देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, देखो सब्जेक्ट वर्ब का मतलब क्या है, फाइनाइट, इंट्रांजिटिव और कंप्लीट प्रेडिकेशन में बात होगी। फाइनाइट इंट्रांजिटिव होगी जो, लेकिन कंप्लीट प्रेडिकेशन में होगी। एसवीए यानी फाइनाइट, इंट्रांजिटिव और कंप्लीट प्रेडिकेशन होगी। एसवीसी फाइनाइट यानी एसवीसी और है इसका, तो इसको क्या बोल देंगे, एसवीसी फाइनाइट ट्रांजिटिव वर्ब इसको बोले देंगे। और फिर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यानी इसी को लिंकिंग वर्ब, यानी एसवीसी जो पैटर्न होता है, एसवीसी यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो इसी को, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसको क्या कह दिया जाता है, इसी को लिंकिंग वर्ब कह दिया जाता है। और देखिए एसवीओ फाइनाइट ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव, तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले और फिर इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट एक केवल। और यहाँ पर एसवीओ का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और एसवीओ का मतलब क्या है, फाइनाइट ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब हो गया है।
और देखिएगा हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरीज और फाइनाइट अनोमलस 24 होते हैं। तो यहाँ पर 24 क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा the verb that assist or help the main verb form different structure such as negative, interrogative, voice और questions। ये जो होते हैं ये असिस्ट करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। यानी ये जो 24 यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैं, इनमें देखिए 13 तो मॉडल है, 11 यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, यानी प्राइमरी वर्ब इनको बोला जाता है। तो the verb that assist or help main verb to show different tenses, moods and aspect। यदि ये इनको शो करती हैं, किन को? तो डिफरेंट टेंसेस में और मूड्स और एस्पेक्ट को क्या करती हैं? शो करती हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरीज 24 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात होगी। तो डू टाइप में कौन कौन सी है? डू, डिज, डू, डज, डिड हो गई। और बी टाइप में इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव टाइप में हैज, हैव और हैड। आपका क्या है? ये हैव टाइप, ये बी टाइप और ये डू टाइप। तो 3 प्रकार से आपकी बनती है और तीनों प्रकार में से यहाँ पर आपको देखो 3 तो ये बन गई और ये कितनी बन गई? 5 ये बन गई आपकी और 3 ये बन गई। बताइए कितना हो गया है? 11 हो गए हैं। कितने हो गए टोटल? 11। और मॉडल ऑक्सिलरी यानी मॉडल जो होते हैं कैन कोड में माइट, ये कितने, ये कौन से होते हैं? यहाँ पर इनको डिफेक्टिव वर्ब, कलर वर्ब इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, और ये नंबर में कितने होते हैं? 13 होते हैं। और देखिएगा नोट क्या कह रहा है भाई साहब? इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। यदि इनके बाद मेन वर्ब आए तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और यदि इनके बाद मेन वर्ब नहीं आए तो ये स्वयं क्या बन जाती हैं? मेन वर्ब का काम करने लग जाती हैं, यानी ये खुद मेन वर्ब हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था ना ये कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पर जो एम बना है ये खुद यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर जो एम प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? वो किसी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार नहीं है, केवल खुद यहाँ पर इसकी ये क्या है? मेन वर्ब है साहब। और देखिएगा जैसे आई एम वर्किंग वेल, मैं इसे लिख दूँ आई एम वर्किंग वेल। तो आई एम वर्किंग वेल जब मैं लिख रहा हूँ तो समझ जाना कि आई एम वर्किंग, अब ये वर्किंग क्या है? यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, और इस वर्ब से पहले हमेशा ये किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है एम हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी आए। हेल्पिंग वर्ब तब बनेगी जब वहां पर कोई ना कोई इसके आगे मेन वर्ब दे रखी होगी। और देखिएगा जैसे यहाँ पर देखिए सी इज ए टीचर। तो बताइए ये क्या है? ये बताइए अब क्या है क्या भाई? सी इज ए, तो ये किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम ये कर रही है। सी इज रीडिंग ए नॉवेल। तो यहाँ पर इज रीडिंग, ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये रीडिंग किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। आई हैव अ पेन, तो ये किसका काम कर रही है? हैव यहाँ पर मेन वर्ब का। आई हैव डन, ये हैव हेल्पिंग वर्ब, और ये डन किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। द फार्मर हैड 4 सन, अब ये किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। और द फार्मर हैड डिवाइडेड, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का, और ये किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। सी डज हर ड्यूटी, सी डज हर ड्यूटी, तो खुद ही यहाँ पर किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। और वी डू अवर जॉब, तो ये खुद ही किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर जब ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में लाई जाती हैं तो इनको ऑपरेटर वर्ब से कहा जाता है, क्योंकि इनको मेन वर्ब के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगी तो इनको ऑपरेटर वर्ब कह दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है ना, अरे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको ऑपरेटर वर्ब कह दिया जाता है। क्या वो कह दिया जाता है? ऑपरेटर वर्ब, इसको नाम दे दिया जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। आगे जी फाइनाइट वर्ब जो टेंस, मोड एंड एस्पेक्ट,
जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो टेंस को शो करती हैं, मूड को शो करती हैं और एस्पेक्ट को शो करती हैं। टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन, कार्य का समय, और डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, कार्य की जो मात्रा होती है उसको शो करते हैं। तो बस इतनी सी बात मुझे आपको लिखानी थी, ठीक है जी हाँ। और देखिए टेंस, इट इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज ए क्या है? ग्रामेटिकल ए कॉन्सेप्ट, और इट इज नॉन लीनर, नॉन लीनर, और ये क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है, और क्या होता है? नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टेंस की बात चल रही है, ठीक है। ग्रामेटिकल होता है, इट 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 गिव्स फॉर्म टू वर्ब, इट गिव्स ए फॉर्म टू वर्ब, इट कैन बी चेंज्ड, और इसको क्या किया जा सकता है? चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन टाइम, ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इट इज लिनियर, नॉन लिंग्विस्टिक होता है, और क्या होता है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। नेचुरल होगा तो बिल्कुल यूनिवर्सल होगा। इट गिव्स मीनिंग टू वर्ब, और ये मीनिंग टू वर्ब रखती है, और ये क्या करती है? फॉर्म टू वर्ब रखती है। ये अपनी फॉर्म में चेंज करती रहती है, जैसे फॉर्म में चेंज। और ये टाइम क्या है? मीनिंग टू वर्ब, ये मीनिंग में यहाँ पर अपनी वर्ब की मीनिंग में चेंज करती है। इट कांट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। माई फादर रिटायर्स, यहाँ पर ये क्या है? रिटायर्स यहाँ पर टेंस का नाम है। ऑन 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर आपका क्या है? टाइम है। अब तो आप समझ गए होंगे कि टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है। और देखिए द मैनर इन विच ए वर्ब मेक्स फॉर्म ए सेंटेंस, एक तो होती है इंडिकेटिव, इंडिकेटिव होती है, और इसी को क्या कह दिया जाता है? डिक्लेरेटिव कह दिया जाता है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और ऐसे कंडीशनल, यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? अभी मूड के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जाने थे मूड, एस्पेक्ट, ये चीजें जब जानी थी तो वहां पर हमें टेंस, मूड और एस्पेक्ट, तो यहाँ पर हमने टेंस के बारे में देख लिया, मूड के बारे में अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटिव या डिक्लेरेटिव कह दिया जाता है इसको जब सेंटेंस अफर्मेटिव या इंटेरोगेटिव हो, या ऐसे कंडीशनल सेंटेंस, सपोज इमेजिन, जो फैक्ट पर आधारित हो, इस पर आधारित हो, फैक्ट पर। और इम्पेरेटिव होते हैं जब सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट, प्लीज, काइंडली से शुरू हो, या प्रेयर का सेंस वहां पर दे रखे हो, तो उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कह दिया जाता है। सब्जेक्टिव सेंटेंस किनको कह दिया जाता है? जो विश वाले हों, जिनको जो, या कोई कंडीशनल सेंटेंस हो, जैसे इफ से चालू हो रहे हो, इससे चालू हो रहे हो, इफ से, जो फैक्ट पर आधारित हो, फैक्ट पर आधारित ना हो, या दो क्लोज जोड़ रखी हो। यदि दो क्लोज होंगी, यानी दो सेंटेंस होंगे वहां पर, तो वह सब्जेक्टिव मूड कह दिया जाता है। एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस और अनसर्टेनिटी ऑफ ए एक्शन की बात होती है, ठीक है। और देखिएगा तो एस्पेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल होता है जिसको अनसर्टेनिंग ऑफ एक्शन कह दिया जाता है, एक कंटिन्यूस होता है जो प्रोग्रेस ऑफ एक्शन होता है, एक परफेक्ट है जो कंप्लीटनेस ऑफ ए एक्शन को शो करता है। नॉर्मली बातें हैं, सीधी बातें हैं, पढ़कर सुना देता हूँ, मजा आता है, और बस आपको नोट्स बनाते हुए चलना है आगे। फिर आगे अपन टेंसेस के बारे में देखेंगे। तो मेन पॉइंट इसका क्या बना? लाइक ए फाइनाइट वर्ब, यानी एक फाइनाइट वर्ब या वर्ब फ्रेज डिनोट, फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट जो वर्ब फ्रेज होती है वो किसको शो करती है, किसको व्यक्त करती है? टेंस को शो करती है, मूड को शो करती है, और एस्पेक्ट को शो करती है, यानी ये तीनों को ही शो करती है। आई ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब मुझे इस वर्ब में बताइए टेंस तो कौन सा है? टेंस तो यहाँ पर है प्रेजेंट, टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट, और प्रेजेंट है ना, सिंपल। और यहाँ पर मूड कौन सा है? मूड, यानी मूड में आपको कौन सा दर्शाना था? इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड। क्यों है इंडिकेटिव मूड? क्योंकि इंडिकेटिव मूड में यहाँ पर क्या है? सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो सेंटेंस क्या सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नहीं है क्या? बिल्कुल अफर्मेटिव है। तो टेंस तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट, और मूड कौन सा हो गया? इंडिकेटिव। और आपका एस्पेक्ट की बात करेंगे, की बात कर रहे हैं एस्पेक्ट की,
बताइए अब एक्सपेक्ट में क्या आएगा, एक्सपेक्ट में आपका सिंपल, कंटिन्यूस या परफेक्ट। तो बताइए सिंपल क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्शन है ना, तो बताइए एक्सपेक्ट कैसा रहेगा आपका, इसमें सिंपल रहेगा। सीधी सी बात आ गई है। दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पर टेंस प्रेजेंट का रहेगा, मूड क्या रहेगा, इंडिकेटिव, वही सिंपल वही इंडिकेटिव या डिक्लेरेटिव बोल सकते हो, और एस्पेक्ट इसमें क्या रहेगा, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, तो ये बात है। अब आगे जी हाँ, और चलिए, ही हैज रिटर्न माई बुक। तो हैज रिटर्न क्या है, आपका टेंस का कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट बोल दो या प्रेजेंट बोल दो, मूड कौन सा है, इंडिकेटिव, और एस्पेक्ट कौन सा है, वही आपका परफेक्ट है। यानी सर्टेनिटी ऑफ ए एक्शन की बात यहाँ पर कर रहा है, यानी कंप्लीटनेस ऑफ ए एक्शन की बात होगी तो वो परफेक्ट टेंस से माना जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे और जी आ जाइए। ये तो हमने देख लिए थे क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम इसमें क्या देख रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब एक तो होती है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव दो प्रकार से चलती है, एक तो चलती है फुल इन्फिनिटिव और एक चलती है बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है, टू प्लस वर्ब की क्या लगा दी जाती है, फर्स्ट फॉर्म, या टू बी प्लस वर्बिंग, या टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या टू हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी। और बेयर में क्या होता है, विदाउट टू, जिसमें टू का यूज नहीं होता है, अर्थात ओनली वर्ब फर्स्ट का वहां पर इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा दे रन, तो यहाँ पर दे जो दे रन है ये कैसी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है साहब। कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। दे कैन रन, अब ये रन यहाँ पर कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है। लेकिन ये कैन यहाँ पर क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। यानी ये रन यहाँ पर क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। यदि दोनों मिलकर बनती, ये दोनों मिलकर दोनों के नीचे अंडरलाइन रहती, तब ये फाइनाइट बन जाती। लेकिन यहाँ पर फाइनाइट क्या है, यहाँ पर फाइनाइट क्या है बताइए, यहाँ पर फाइनाइट केवल क्या है, कैन है। ठीक है, इस वाले में, यानी ये अंडरलाइन लगी हुई है ना रन रन के ऊपर, तो ये तो क्या हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई। ये तो क्या हो गई, केवल नॉन फाइनाइट। और ये जो कैन है ये फाइनाइट है। ही डज नथिंग एक्सेप्ट स्लिप, तो स्लिप यहाँ पर ये क्या है, ये आपका नॉन फाइनाइट है। ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट है। ये डांसिंग आपका अवॉइड्स डांसिंग। और भी अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाइए कौन सा, एक होती है जिरेंड। क्या होती है, जिरेंड, वर्ब प्लस एनजी, वर्बल नाउन या रूप वर्ब वाला होता है, लेकिन कार्य नाउन वाला होता है। एक होती है पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब प्लस एनजी या वर्बल एडजेक्टिव, और रूप वर्ब वाला लेकिन कार्य एडजेक्टिव वाला। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपको अब बताना है मुझे को, ये डांसिंग यानी वर्ब प्लस आईएनजी लगा, तो डांसिंग ये क्या हुआ बताइए, ये आपका जीरंड हो गया। क्या हो गया, जीरंड हो गया। बताइए यहाँ पर मजा आ रहा है क्या, इंटरेस्टिंग, ये आपका क्या बना, ये आपका क्या बना, पार्टिसिपल। क्यों बना, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी वर्बल एडजेक्टिव बन गया है, तो ये क्या बना, पार्टिसिपल बन गया है, पार्टिसिपल। ठीक है, वाउंडेड ये भी क्या बना आपका, पार्टिसिपल, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। लॉयन हैविंग बीन कोट, तो बताइए लॉयन हैविंग बीन कोट, तो ये कौन सा बना, परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और देखिएगा, अब ये है आपका 10 से चार्ट, इसको अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी क्या लगी जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि हम आपको नई नई चीज़ें समय से पहले अपलोड करवाते रहें।